अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हर ज़ाविये से मैं हूँ आपकी मेज़बान शिरीन ज़फ़्फ़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज़ है कि चेयरमैन नैब जो कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की जानिब से जो अलविदाई ख़िताब पे बातें की गई है, कुछ इस तरह की बात की गई कि हुकूमती आलाकार का इल्ज़ाम उनके ऊपर है। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस माहौल में काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी और शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। तो इस तरह की जो गुफ्तगू आज के उनके अलविदाई खिताब में की गई है, हमें मौजूद पैनलिस्ट इस पर ज़रा गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एहतसाब इदारे के सरबराह का दौर क्या मुतनाज़ फैसलों का दौर था। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर की तब्दीली का ये जो मुतालबा सामने आ रहा है, ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है? क्या दोबारा से कौमी असम्बली में वापसी का कोई प्लान बन रहा है? क्या हिकमत अमली है जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुमकिन तौर पर अपनाई जा सकती है? और प्रोग्राम के तीसरे और लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि जी कर्ज में डूबी कौम, महंगाई की सताए अवाम, जो कि 85 रुकनी काबीना का जिन्हें जो है वो इस वक्त सरपरस्ती है, लेकिन क्या इस 85 रुकनी काबीना का मुल्क इस स्टेज पे जब मईशत बहाली का शिकार है मुतहमिल हो सकता है या नहीं? क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत में काबीना का हिस्सा बनना तो हर इत्तेहादी की ख्वाहिश भी है, लेकिन क्या ये ख्वाहिश ज़रूरत बन सकती है मईशत की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए? आज इस तीनों सेगमेंट्स पे अपने मौजूद पैनलिस्ट से बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव जो है वो एनालिसिस हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं मौजूद पैनलिस्ट का तारुफ करवाना पसंद करूँगी। हमें ज्वाइन किया है सना मिर्ज़ा साहिबा ने, बहुत शुक्रिया सना, वेलकम टू द शो। साथ हासिल होगा जनरल नईम खालिद लोधी साहब का, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम टू द शो। और साथ हासिल होगा अनीका निसार साहिबा का, बहुत शुक्रिया अनीका फॉर ज्वाइनिंग अस। सना मिर्ज़ा, आपसे स्टार्ट करना पसंद करूँगी। आज जो इस्तीफ़ा आया है चेयरमैन नैब का, उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो उनकी जान से अलविदाई खिताब में की गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो ओपन अप कर दिया गया है। समझती है कि एहतसाब इदारे के सरबराह का दौर मुतनाज़ फैसलों का दौर था? देखिए, मेरा ख्याल है अगर मुतनाज़िर अदवार को हम कंपेयर करें तो इससे जो पिछला दौर था वो ज़्यादा मुतनाज़िर रहा है, क्योंकि उसमें जो शख्सियत रूल करती थी, जो नैब को हेड करती थी, वो शायद सबसे ज़्यादा मुतनाज़िर रही है नैब की तारीख में। लेकिन अगर आप मुतनाज़ा होने की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि नैब इटसेल्फ एज एन इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल में इस मुल्क का मुतनाज़िर तरीन इदारों में से एक इदारा कंसिडर किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी जो साहिब इक़्तिदार होती है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो नैब को इस्तेमाल करे दूसरी सियासी जमातों का बाजू मरोड़ने के लिए। आफ्ताब सुल्तान साहब बिल्कुल भी जावेद इकबाल टू साहब साबित नहीं हो सके और उन्होंने जाते जाते इन तमाम चीजों को नंगा कर दिया, हमारे सामने तस्वीर खोल दी हमारे सामने कि देखिए नैब को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जुलाई 2022 में इन्होंने टेक ओवर किया था और उस वक्त की अपोजिशन और हुकूमत के बाहमी इत्तेफाक से किया गया था। नवाज शरीफ साहब और गिलानी साहब के साथ ये काम कर चुके हैं एज अ चेयरमैन आईबी के तौर पर भी, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े मुनसिफाना किस्म का करियर इनका रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने करियर को परस्यू किया। लेकिन बात ये थी कि जाते जाते ये वो बातें करके चले गए जिससे हमें पता चलता है कि नून लीग भी वही कुछ कर रही थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप एक्सपेक्ट करते हैं। पिछले पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मैं ये नहीं कहती कि मैं साइड लूंगी पीटीआई की, क्योंकि मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत की तरफ से जवाब जमा करवाया गया था नैब के हवाले से कि जी नैब ने कितने फायदे दिए हैं, वो क्योंकि वो तमाम बातें जो कि नून लीग कहती थी कि जी जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए उसमें बड़े फायदे उठाए पीटीआई ने, तो आज वो चीज बिल्कुल सामने आ गई कि तकरीबन 221 केसेस खत्म किए गए नैब के और उसमें से तकरीबन मेरा ख्याल है 29 के करीब केसेस थे जो कि खत्म हुए और उसमें टोटल 5 ऐसे लोग थे जो कि पॉलिटिशियंस थे, बाकी वो तमाम लोग जो कि वहां रिलीज हुए जो कि 40 के अराउंड थे, वो तमाम के तमाम लोग जो थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई पे ये इल्जाम धरना गलत होगा कि उन्होंने अमेंडमेंट अपनी मर्जी से की। ये जरूर है कि नून लीग ने आने के बाद जो अमेंडमेंट्स की हैं उससे यकीनन इनके अपने तमाम केसेस खत्म हुए हैं, चाहे ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हो या फिर इनकी सेकंड टियर की लीडरशिप हो। लेकिन सवाल मेरा यह है कि इस वक्त जो सुल्तान साहब बात कर कर गए हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जी देखिए मुझे कहा जाता था कि इसके केसेस बंद कर दो, इसके केसेस खोल दो, इसको रिहा कर दो, इसको गिरफ्तार कर लो, ये काम मैं नहीं कर सकता था और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी यंग इस वक्त जो लॉट है नैब के अंदर वो बेहतर काम करेगी। तो मेरा ख्याल ये कि ये इटसेल्फ इंस्टीट्यूशन इसकी हमें जरूरत नहीं है जब हमारे पास एफआईए मौजूद है। इतना काम आप एफआईए से भी ले सकते हैं और ऑब्वियसली
یہی وہ نون لیگ تھی جس نے پی ٹی آئی کے دور میں، اور یہی وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے سابقہ نون لیگ کے دور میں کہا تھا کہ جی نیب کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ دونوں ٹھیک پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں آئی اور انکلوڈنگ پی ٹی آئی، تو انہوں نے نیب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ادارہ صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مستقبل قریب میں بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. جنرل نعیم خالد صاحب، سر یور کامنٹس پلیز. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے یہ رہنمائی ہوتے تھے، مریم نواز صاحبہ بڑی گفتگو کرتی تھیں کہ نیب اور پی ٹی آئی ایک ہے، جبکہ ایسے موقع پر اس طرح کی گفتگو آج الوداعی خطاب میں سامنے آنا، سر بہت سارے کوسچن مارک انسٹیٹیوشن پہ یہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جی پہلے تو میرے خیال ثنا مرزا صاحب نے جو باتیں کی انہوں نے پورا اس کا احاطہ کر لیا اور وہ درست ہے. میرے اپنے اندازے میں شروع کے نیب کے 2 یا 3 سال ایسے ہوں گے جس میں واقعی نظر آتا تھا کہ نیب کوئی قوم کی خدمت کر رہی ہے یا کوئی ایسے کام کر رہی ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو پکڑا اور ان کے جرائم کا پتہ چلا. اس کے بعد سے لگاتار جو ہے وہ نیب، چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں یا پی ٹی آئی کی ہو یا نون کی ہو، انہوں نے نیب کو اپنے پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے لیے استعمال کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پہلے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیم کے اسکیم تھے، لوگوں کے پیسے لٹائے گئے، اور جو فراڈ ہوتے تھے بڑے بڑے وہ اس میں آتے تھے. اور عرصہ دراز سے آپ نے بس ایسی کوئی بات نہیں سنی ہوگی، بس یہ ضرور سامنے آیا اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا. تو میرا خیال ہے کہ نیب مکمل طور پہ اپنی افادیت کھو چکا ہے فار ویری لانگ ٹائم، پچھلے 10-15 سال سے کم از کم. تو اس میں اب یہ ہے کہ اس کو رکھنا ہے. سب اس کی مخالفت کرتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سب اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، سوائے اس کے کہ اس گورنمنٹ نے آ کے ایسے سارے لوگ جو ہے وہ اس سے بچ گئے ہیں. اور وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی بچت، کچھ لوگوں کی بچت کے لیے کافی سارے سے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں جو کہ نیچے جنہوں نے فراڈ کیے ہوتے ہیں، جن کا تعلق پالیٹکس سے نہیں بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یا تو نیب کو نئے سرے سے استوار کیا جائے، اس میں نئی روح پھونکی جائے، بہت ہی کوئی ایماندار اور تگڑا قسم کا اس کا سربراہ مقرر کیا جائے، یا پھر اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن کہ اگر نیب نہ ہو اور باقی ادارے ان کو پھر مقابلے میں دیکھا جائے گا، ادارے ہیں سوائے سپیریئر جوڈیشری کے، وہاں پر آپ کو انصاف نظر آتا ہے. اور اگر میں کہہ دوں کبھی کبھار تو کوئی مائنڈ نہ کرے، لیکن نیچے تو کوئی انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو اگر آپ صرف نیب کو گن ڈاؤن کریں، جی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ ہمارا ٹوٹل انصاف کا نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے، یہ صرف کرمنلز کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے. ڈاکٹر عرفان اشرف، یور کامنٹ پلیز. دیکھیے جی، ایک تو بڑا یہ افسوسناک ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے سربراہ نے آج یہ کہہ کے استعفیٰ دے دیا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور میرے ادارے کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. مداخلت چاہے وہ جس ایلیگیشنز سطح بڑی کی بھی ہے، سیویئر. لیکن بڑے سیریس ایلیگیشن ہے کہ ہم کس آپ اپنے ملکی نظام کے اوپر دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اگر ایک ادارہ نیب جو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے مداخلت کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ایک پلاٹ والے کو پکڑ لو اور جنہوں نے اربوں روپے بنائے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر لے کے گئے ہوئے ان سے کچھ نہ پوچھو. ہمیں اس کو صرف چیئرمین نیب کی سٹیٹمنٹ تک محدود کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے ملک کے سسٹم کے اندر، جہاں چیزیں آپریٹ نہیں کر رہی، انسٹیٹیوشن اپنا کام نہیں کر پا رہے، اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا پریشر، ایک انسین پریشر ہر جگہ ہے جس جو کہ چیزوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. تو یہ میرے حساب سے بڑا آج کا دن ہمارے لیے کسی طور اچھا نہیں ہے. اور اس کے اوپر جتنے تبصرے اور تجزیے کر لیں، اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ ہمارے اداروں کو فنکشن کرنے کے لیے جو ان کے پاس جو ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، جو ٹولز ہونے چاہیے، اس سے یہ لگتا ہے کہ نیب جیسے ادارہ بھی اس سے محروم ہے. بہرحال ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر جیسے کہ ثنا نے بھی کہا کہ آفتاب صاحب کی اپنی ایک اب تک جتنی چیزیں دیکھی ہیں ہم نے، تو وہ پچھلے چیئرمین نیب کی طرح کوئی بہت زیادہ اسکینڈلائز یہ نہیں ہوئے اور ایسی چیزوں کے اندر نہیں رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ صرف ایک نیب ہی نہیں، اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، ایک نیب ہی نہیں، ہر ادارہ کسی نہ کسی طور پہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وکٹمائز کر رہا ہے. جہاں پولیس بھی غلط مقدمات بنانے پہ آتی ہے تو بناتی ہے،
या इसी तरह से बाकी इदारे भी ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ मोर्द इल्ज़ाम ठहराना नैब को कि ये सिर्फ एक ही इदारा है और यही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, ये ख़त्म हो जाए तो बाकी सारा मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने सिस्टम को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, उसके अंदर जो बहुत मेजर फ्लॉज़ हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है और क्रेडिबिलिटी को दोबारा से प्रूव करने के लिए हमें ऐसे सॉलिड इक़दामात अपने सिस्टम के अंदर लेने होंगे कि जिससे एक आम आदमी को इस निज़ाम के ऊपर एतबार आ जाए। अदरवाइज़ जो हो रहा है, जो हर गुज़रते दिन के साथ हो रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के सिस्टम को बुरी तरह एक्सपोज कर रहा है और ये बात बड़ी क्लियर होकर सामने आती जा रही है कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर ख़त्म करूँगा अपनी बात कि हमारे ओवरऑल सिस्टम को एक दफ़ा से रिविजिट की ज़रूरत है। अदरवाइज इस तरह के फ्लॉज रहेंगे, कल कोई और इस्तीफा दे देगा, परसों कोई और दे देगा कि जी मुझे काम नहीं करने देगा। एब्सोल्युटली। इरफान साहब, आपकी ही गुफ्तगू को आगे लेते हुए चलूँगी कि ये सिर्फ एक चेयरमैन नैब का स्टेटमेंट नहीं है। अगर से ब्रॉडर होराइजन में देखा जाए तो ये एक इंस्टीट्यूशन की कारकर्दगी पे बहुत एक बड़ा सवालिया निशान है। अनीका निसार क्या समझती हैं कि ऐसा इदारे की सरबराह का दौर अब मुतनाज़ फैसलों का दौर था, बहुत सारे सवालात हैं जो अब खुल चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन जो हो चुके हैं, जिन्होंने रिजाइन कर दिया, ऑब्वियसली उन्होंने तो एक बड़ा अच्छा काम कर दिया है। जिस चीज को हम ज़राए के जरिए बताया करते थे, जिस खबर को हम लोग अपने सोर्सेज के थ्रू निकाल कर बताया करते थे सबको कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इधर सियासी बुनियाद के ऊपर डिसीजन लिए जा रहे हैं केसेस बनाने के, इधर केसेस को निकाला जा रहा है किसी तरीके से कि कोई केस बन जाए, वो वाली चीज के ऊपर आज ठप्पा लगा दिया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन जिन्होंने रिजाइन किया है। इसलिए क्योंकि एक सरबराह, साबिक सरबराह का उस इदारे के इस बात को कंफर्म कर देना कि मुझे जोर दिया जा रहा है कि मैं अपने जो इदारे को इस्तेमाल करूं, अपनी अथॉरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करूं और अब उनके सियासी मुखालिफिन, जो हुकूमत के सियासी मुखालिफिन हैं, उनको किसी तरीके से निशाना बनाऊं, ये तो एक बहुत बड़ा इल्जाम है। मेरे ख्याल में तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के इदारे के अंदर बहुत सारी ऑलरेडी मिस्टेक्स थी और बड़ी ब्लंडर्स थे। मैं अक्सर इसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बजाय नेशनल अथॉरिटी फॉर ब्लंडर्स बोला करती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि एक ब्लंडर तो ये है कि आप प्ली बार्गेन करते हैं। प्ली बार्गेन का मतलब सादा सा हमारे लोग ये नहीं लेते कि देखें जी प्ली बार्गेन सजा है, मुंह पे कालत मली गई है और हम लोगों ने करप्शन की और ये एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन है, ये तो बहुत गलत बात हो गई है। हमारे लोग कहते हैं चलो भाई 40 अरब की करप्शन कर लेते हैं, 30 अरब वापस दे देंगे, फिर भी फायदा 10 अरब का तो हुआ ही हुआ, तो रिटायरमेंट के लिए पैसे भी बड़े अच्छे आ जाएंगे। अभी आपने देखा है डीसी कराची के घर से कितने सारे फॉरेन करेंसी, गोल्ड, पाकिस्तानी रुपए कितने ढेर की तादाद के अंदर आए हैं। इससे पहले आपको वो सेक्रेटरी याद होंगे बलूचिस्तान के, जिनके घर कम और वो तिजोरी ज्यादा लग रही थी। ऐसी सूरत हाल में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो काम है वो अकाउंटेबिलिटी है, वो ये नहीं है कि पीनट्स वापस ले आए। उसका काम ये है कि जिसने गलती की है, जिसने करप्शन की है, उसे पकड़े, उससे सारे पैसे वापस लेकर आए, और अगर वो पैसे नहीं देता तो चलता रहे, मरता रहे जेल के अंदर। क्यों हमारे मुल्क का पैसा इतना सस्ता हो जाए कि किसी भी का दिल करे वो उठे और चोरी कर ले, किसी का भी दिल करे वो करप्शन कर ले, किसी का भी दिल करे वो अपने घर का माल समझ के उसको अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दे। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो जिन सरबराह ने अभी रिजाइन किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि उन्होंने एक्सपोज किया है, एंड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यंगर लॉट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि याद रखिएगा कि करप्शन कभी भी सिर्फ सियासतदान नहीं कर सकता और सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। ये करप्शन ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के या बाकी जो जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं उनके गठजोड़ से ये मामला आगे बढ़ता है। कभी भी अकेला कोई भी शख्स करप्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का काम उस गठजोड़ को तोड़ना, गठजोड़ को डिस्करेज करना है। और ये काम सिर्फ तब हो सकता है जब ये लोग जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में काम कर रहे हैं वो आवाज बुलंद करें और उस काम पे जो कि कोई भी सियासी जमात हुकूमत में आके उनसे करवाना चाहती है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दे। यही एक तरीका है, एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। मेरे ख्याल में तो उन्होंने आज बड़ा अच्छा काम किया, विसु डूवर का काम भी किया है और ऑब्वियसली रिजाइन भी इसीलिए किया है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। तो आई अप्रिशिएट हिम एक्चुअली। ठीक है, अनिका साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेने का आ जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर की तब्दीली का ये जो मुतालबा सामने आया है, इस वक्त क्या मूड बन रहा है तहरीक इंसाफ का? कौमी असम्बली में क्या वापसी मुतवक्के है? जनरल नईम खालिद लोधी साहब, सर कैसे देखते हैं आप? ख़त लिखा गया है स्पीकर को और ख़त में कुछ ये भी पॉइंटर्स उठाए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अपोजिशन जमात है। कैसे देखते हैं, कुछ वापसी का मूड हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, मेरे ख्याल कोर्ट की तरफ से जो स्टे आया है उसमें ये इब्हाम है कि क्या ये जब वो उनका ऑर्डर मुअत्तल हुआ है स्पीकर का, तो उसका ये मतलब समझा जाए कि ये वापस चले जाएं वहाँ पर, या इसका ये मतलब है कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, यानी कि ना ही ये मुअत्तल हैं और ना ही ये वापस वहाँ की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सारे फैसले तो कोर्ट ही करेगी, क्योंकि अब हमने ये देख लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये अहलियत नहीं है कि वो कोई भी अपना मसला जो है ना खुद हल कर सकें। कोई मुझे उसमें एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नाज़रीन भी जानते हैं। हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात का फाइनल फैसला कोर्ट नहीं करना। जैसे भी प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी ये इलेक्शन की डेट दे दी है, और ये आप देखिएगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं करती कोई नहीं मानेगा इसको, और वो फैसला साफ ज़ाहिर है कोई ना कोई जाएगा कोर्ट में और वो भी आ जाएगा। तो वैसे तो ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है पीटीआई का कि जब ये लोग, तो दे आर स्टिल दी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, और ये ज़्यादा है उनके मुकाबले में कि जो भी अपोजिशन में जो भी मौजूद है, लिहाजा लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत के बाद नैब का नया चेयरमैन लगाना चाहिए, ये बिल्कुल मुनासिब बात है। लेकिन जैसा हमें मालूम है कि यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला कोर्ट ही करेगी कि जी ये वापस जाके बैठ सकते हैं और वहाँ पर इनका लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकता है और उससे मुशावरत की जाएगी। यानी हर वो बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो दोबारा बावर करवानी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट को, और जैसे कहते हैं कि अंगूठा गले पे रख के मनवाना पड़ता है, वरना कोई यह मानने को तैयार नहीं है। मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। साफ ज़ाहिर है कि जो इस वक्त वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो तो बिल्कुल हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी क्या हैसियत है। वो वैसे ही उन्होंने दिखाने के लिए अलग किए हैं, उन्हीं का हिस्सा है, और वो एक तरीके से छोड़ चुके हैं पीटीआई को। तो उस लिहाज से अब देखना ये है कि कब कब ये लोग जो है ना, इनके जहन में ये बात आती है कि हमें कोई कानून और किसी आइन के मुताबिक चलना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि जंगल का कानून से भी कोई ज़्यादा बुरा कानून इस मुल्क में चल रहा है। जी ठीक ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर योर कमेंट्स प्लीज। जी देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर इनका होना चाहिए। इससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि ये जब सूबाई असम्बलियाँ तोड़ रहे थे तो जितने इनके वेल विशर थे या जो पॉलिटिकल पंडित थे, सबका ये ख्याल था कि खान साहब ये काम करके अपने पैर पे खिलाड़ी मारे। वक्त ने साबित किया कि आज पीटीआई की जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इनके लोगों को सारा ये जानते हैं। पंजाब में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के घर पे अब रेड्स होना शुरू हो गए हुए हैं। बाकी जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने ही है, सारा केसेस बने हैं, मज़ीद चीज़ें सब निकल रहे थे तब टफ टाइम दें गवर्नमेंट को, अपनी प्रेजेंस रखें, केयरटेकर सेटअप के ऊपर आपकी मुशावरत होगी, बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन उस वक्त इन्हें ये समझ नहीं आई। अब जब इनके कुछ इस्तीफे मंजूर हुए हैं, कुछ पेंडिंग है, एक मतलब नंबर भी नहीं है उस तरह से जैसे पहले ना जाते, तो अब इन्हें लगता है कि जी अपोजिशन लीडर चेंज हो जाना चाहिए और इनका अपना बंदा आए ताकि केयरटेकर के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी वो अपना रोल दे सके। चीज़ों का वक्त निकल चुका हुआ है, वो ट्रेन अब मिस हो गई है। अब ये इनका जो मुतालबा है वो इतना तो हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इफेक्टिव शायद अब बहुत ज़्यादा ना रहे और ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ों को ठीक कर चुकी हुई है, स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। विद इन नेशनल असेंबली मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके ताली वगैरह उनके साथ हैं, चीज़ें उनके हाथ में गवर्नमेंट के फेवर में ज़्यादा हैं। ठीक। कुछ जी जी
पीटीआई जी जी इसमें कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी सक्सेस तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं फिर इनकी आवाज़ केयरटेकर के अंदर भी बाकी मामलात में कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सना मिर्ज़ा, थोड़ा सा फ्लोर ऑफ डिस्कशन को और ओपन करते हैं। हम यूजुअली अपने शो में इस हवाले से बात कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि पार्लियामान में होने चाहिए, और यकीनी तौर पर इस पे जो अब ख़त्म मतन अपनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो भी दुरुस्त है कि एक बड़ी जमात है तो उनके भी एक अपना नैरेटिव है। समझती हैं कि कौमी असम्बली में वापसी अगर मुतवक्क है भी, तो बहुत सारे पार्लियामान के वो फैसले हैं जो कि अगर पार्लियामान में होते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हल उनमें है, मौजूद है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मौजूद है कि आया पीटीआई के वो तमाम लोग जो हैं उनकी स्टैंडिंग क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मीडिया के मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोर्ट में कलअदम और इसके अलावा मअतल दोनों में फ़र्क की वजाहत है। एक तरीका ये है कि आपने उनको कुछ अरसे के लिए अपहोल्ड किया है जब तक कि आप डिसाइड नहीं करते, और एक चीज़ ये है कि वो डिसीजन ही कोलैप्स कर गया है। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट ने डिसीजन को कोलैप्स नहीं करवाया। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो उस वक्त की जो हेयरिंग के रिमार्क्स आए थे उससे मुझे ये समझ आया था कि उन्होंने कहा है कि जब तक हम डिसाइड नहीं करते हैं उस वक्त तक इस इशू को मुअत्तल कर दें, लेकिन उसको कलअदम करार नहीं दिया था कोर्ट ने। उस सिनेरियो को अगर सामने रखा जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए तो फिर शायद पीटीआई का ये क्लेम भी दुरुस्त नहीं है कि अब हम वापस अपनी सीटों पर आ गए। उनका डिसीजन अभी कोर्ट ने करना है, इसलिए वो इलेक्शन में नहीं जा सकते और उनको आप डिसमिस्ड भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये तो एक बात है। फिर ये कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया के कि जी असल इशू ये है कि पीटीआई ये कह रही है कि जी अब आपने चेयरमैन नैब को तैनात करना है, और इसीलिए आज बड़ी जल्दबाजी में पीटीआई की तरफ से ये खत लिखा गया है कि जी हमें बताएं, हम अपोजिशन लीडर अपना नॉमिनेट करें, क्योंकि अगर राजा रियाज साहब नॉमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो वही नॉमिनेट करवाएंगे नून लीग के साथ जो कि आफ्ताब सुल्तान साहब का ऑपोजिट होगा, जो कि जावेद इकबाल साहब 2 होगा, और वो उन तमाम केसेस को उसी तरीके से लेके चलेगा। जो पिछले सेगमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम बात नहीं कर सके वो ये कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को 9 मार्च को या गालिबन 10 मार्च को नैब ने बुलाया है पेशी के लिए तोशा खाना के हवाले से। तो ऐसे ही चंद और केसेस भी होंगे जिसके अंदर सुल्तान साहब का अपना नैरेटिव होगा और उनकी अपनी स्टैंडिंग होगी। वो समझते होंगे कि किन केसेस को कैसे लेके चलना है। तो शायद यही वजह है कि पीटीआई को समझ आ गया है कि अब खान साहब के केसेस लगने लगे हैं, उनकी फैमिली को अब घसीटा जाएगा नैब में, तो बेहतर यह है कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि अगर उनकी तरफ इंक्लाइन नहीं हो तो कम से कम न्यूट्रल हो। और मेरे ख्याल में सही मायनों में अब उनको न्यूट्रल का जो फायदा है वो अब समझ आएगा। तो इसलिए उनका एक जो क्वेश्चन है वो ये भी है कि हम ही नैब चेयरमैन को तकर्रुर करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हम ये पीटीआई के एंटी कोई ऐसा बंदा नहीं लाने देंगे। ठीक सना, सवाल एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। अनीका इंसाफ साहिबा, आपकी जानिब बढ़ूंगी कि तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर की तब्दीली का जो मुतालबा सामने आया है, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया स्पीकर को, समझती हैं कि कौमी असम्बली में वापसी मुतवक्किल है? अनीका, उनकी वापसी जो है वो दो बातों पर मुनहसर है एट दिस पॉइंट। एक तो क्या इमरान खान साहब अब जो जितने भी इंतखाबात होने उन नेशनल असेंबली की सीटों के जिसके ऊपर वो ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके हैं उसके ऊपर अपने लोगों को खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम लोग नेशनल असेंबली में वापस आना है, और बल्कि ये भी खत लिख दिया उन्होंने कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो लीडर ऑफ अपोजिशन उस जमात का होना चाहिए जो जमात सबसे बड़ी है इन द टर्म्स ऑफ नंबर। ऑब्वियसली राजा रियाज साहब को तो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वो किसी भी तरीके से कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इम्तिहान इमरान खान साहब का ये है कि अगर तो वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से इस सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनते तो वो कम्प्लीटली साइड लाइन हो जाएंगे। और कम्प्लीटली साइड लाइन होने का मतलब ये है कि फिर इसी तरीके से उनके ऊपर इल्जामात की बुनियाद पर या हकीकत की बुनियाद के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो बड़ी तेजी से चलेंगे। उनको हुकूमत का मूड समझने की जरूरत है, और अगर वो हुकूमत का मूड अंडरस्टैंड करें तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो आफ्ताब सुल्तान साहब का आज रेजिग्नेशन है उसके समेत जितने अब उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं, उनकी अहलिया के ऊपर केसेस बन रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, परवेज खटक साहब, ये सिर्फ इब्तिदा है। वो कहते हैं इब्तिदा इश्क क्या होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान साहब को अंडरस्टैंड करना होगा कि सियासी अमल का हिस्सा बनने के अलावा उनके पास इस टाइम पर और कोई तरीका नहीं है। तो दिस इज दी ओनली वे फॉर हिम। और ऑब्वियसली अगर वो इससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं तो उनका वो मौकफ के अवाम उनके साथ है उसको प्रूव करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ सियासी अमल के जरिए ही हो सकेगा।
ठीक है, इस सेगमेंट पे तमाम मौजूद पैनलिस्ट की आरा हम शामिल कर चुके हैं नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के तीसरे और लास्ट सेगमेंट में बात होगी कि कर्ज़ में डूबी कौम 85 रुकनी काबीना है जिसकी क्या इस 85 रुकनी काबीना का मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि 85 अरकान की काबीना बहुत ज़्यादा है। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के ही अपने रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं। तो इत्तेहादियों में से ही वहाँ पर इस हवाले से भी ये इस बात का इजहार किया जा रहा है कि बेशक अगर नून लीग के बहुत सारे मेंबर्स वो हैं, काबीना अरकान वो हैं जो बग़ैर तनख्वाह के मर्रात के काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या मुल्क इस वक्त 85 रुकनी काबीना का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर योर कमेंट प्लीज़, क्या समझते हैं? जी देखिए, एक तो ये जो सियासी निज़ाम है ना और कोalition गवर्नमेंट्स हैं, ये बहुत बड़ा एक कंप्रोमाइज सेटअप होता है बेसिकली। इसके अंदर आपने जब आप डिफरेंट पार्टीज को जोड़ते हैं और जो अननेचुरल अलायंस बन उसके अंदर सबसे पहला जो उसकी पार्टी के लोगों को अकोमोडेट करेंगे। सियासी निज़ाम में किसी को कोऑर्डिनेटर लगाएंगे, किसी को एडवाइजर लगाएंगे, किसी को मिनिस्ट्री देंगे, किसी को किसी और तरह अकोमोडेट करेंगे। तो इसमें क्योंकि आपको पता है कि पीडीएम के अंदर जो एक दर्जन से ज़ायद जमातें एक अननेचुरल एक अलायंस बना हुआ है, जो कल तक एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, जो कल तक एक दूसरे को करप्शन का सरदार कहते थे। मुझे बिलावल जरदारी साहब के नारे याद हैं, वो उनको लगाते रहते थे मुख्तलिफ इलाकों में कि मोदी के यार को 1 टका और दो, और नवाज शरीफ के लिए वो कहते थे करप्शन के सरदार को 1 टका और दो। तो जब ये अननेचुरल जब अलायंस और शहबाज शरीफ साहब जब जरदारी साहब का पेट फाड़ने की बात करते थे, तो अब जब वो सब एक ही कमर तले एक ही जगह जब सबने इकट्ठे होना है, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि हुकूमत के अंदर आप तमाम उन लोगों की भर्ती करें और उनको अकोमोडेट करें और उन्हें अपने साथ लेके चलें। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि अब क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद उन्होंने अगला जो इलेक्शन आना है उसमें पीटीआई के लोग तोड़ के अपने पास लाने हैं। तो अब जो उनके अपने मुतवक्किल टिकट होल्डर थे या जिनको जो पीएमएलएन को पीटर और पीपल्स पार्टी जेयूआई इनको लगता था कि ये भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये 6 महीने 4 महीने 3 महीने आपको ये ओहदा दे के आप आराम से बैठें, और उसके बाद जब इलेक्शन में अगर हमारे पास पीटीआई का बंदा आया तो हमें उसे टिकट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारे पास नहीं आएगा। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इतनी लंबी फौज जफर मौज है, और इन्होंने करना कुछ नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो आपको सबको नजर आ रहा है। अब एक हवाई ऐलान पिछले दिनों आया कि जी ये तनख्वाही नहीं लेंगे, तो वही तनख्वाही तो सरकारी निज़ाम के अंदर मानी नहीं रखती ना। असल में तो पेट्रोल डीजल, इनकी बाकी इनकी अकोमोडेशन, इनके अलाउंसेस, इनके टीआरडीए मानी रखते हैं, जो कि लाखों रुपए माना बनते हैं एक बंदे के। तो बहरहाल ये एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है, अननेचुरल अलायंस है, और इसको चलाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जिस दिन आपने कैबिनेट की तादाद कम करने की कोशिश की, ये लोग आपके साथ नहीं रहे। ठीक, अनीका इंसार, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। अनीका, शायद आपकी आवाज़ हम तक कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं पहुंच रही है। आप चेक कर लें आपका माइक अगर ऑन है। जी अनीका, अभी आपको मेरी आवाज परफेक्ट। जी जी बिल्कुल, आप जी कंटिन्यू करें। मैं कह रही हूँ आपकी गुफ्तगू करते करते और जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी अभी बात कर रहे थे, ये करते करते एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ गई। और वो इंपॉर्टेंट खबर ये है कि परवेज इलाही साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान बड़े इंटरेस्टिंग होगा। मैं इसलिए थोड़ा सा मौजूद से हट के बात कर रही हूँ क्योंकि ये खबर अब बहुत बड़ी खबर बन गई है। और इसलिए बहुत बड़ी खबर बन गई है क्योंकि परवेज इलाही साहब हमेशा एट ऑल पॉइंट्स खान साहब के साथ खड़े हुए नजर आए, लेकिन हमेशा उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए भी नजर आए। हमेशा जब जनरल बाजवा साहब की बात हुई तो उस टाइम पे परवेज इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान साहब गलत तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनको। फिर और जब फवाद चौधरी रेजोल्यूशन की बात साहब की आई, जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो ये बड़ी, और वो मिलकर अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी मीडिया से गुफ्तगू एज वी बिल्कुल टॉक चल रहे ही इज टॉकिंग अलॉन्ग विद फवाद चौधरी साहब, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली।
ये वही चौधरी साहब हैं जिनके बारे में खान साहब बहुत अच्छे अलकाबात बोलते थे, लेकिन सियासत पासा पलटती है और सियासत पासा इनके लिए भी पलटी है और सियासत पासा उनके लिए भी पलटती है जो पेट फाड़ कर पैसे निकालने की, जी। सड़कों पर घसीटने की और मोदी का यार गद्दार गद्दार वाली बात करने, उनके लिए भी पासा पलट गया है। सो सियासत के अंदर कोई भी चीज हतमी नहीं होती है, ना इधर ना उधर। अभी लेकिन कुछ यादें दिन पहले माजी अजाब है यार अब। डिसोल्यूशन, बिल्कुल, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, तो वो हाफिजा तो नहीं छीना जाएगा, जी। लेकिन वो हाफिजा सिर्फ अपने काम के टाइम पर। और मुझे मुझे एक बात बिल्कुल बड़ी सिंपल सी है लेकिन समझ नहीं आती है, ऑपोजिशन वाली जो जमात होती है, कोई भी जमात हो, वो वैसी हुकूमत में रहकर जब हुकूमत में आती है तो वैसी क्यों नहीं रहती है जैसे ऑपोजिशन के टाइम पर होती है। ये जो डायलेमा है ना, ये हमारे मुल्क को असल में डुबो रहा है कि वो जमातें जो ऑपोजिशन में बैठकर एक बड़ा फोकस्ड और बड़ा एक एक रूल्स के तहत, एक ज़वाबित के तहत जो स्टैंड्स लेती है कि आइन के तहत चलें, कानून के तहत चलें, एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, गलत हो रहा है, नैब गलत कर रही है, वो ये सारी बातें एकदम से हुकूमत में आते ब्रेन वॉश कैसे हो जाते हैं, भूल कैसे जाती हैं, ये बातें हैं जो कि हमारे मुल्क को अल्टीमेटली उस तरफ लेकर जा रही है जहां हम लोग आज बैठे हैं कि हमारे पास हफ्ते 2 हफ्ते के फॉरेन रिजर्व पड़े हैं और उससे ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं है और इन फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने का कोई तरीका भी नजर नहीं आ रहा है, रेमिटेंसेस भी कम हो रही है। सो ओवरऑल आपकी माशी, सियासी, माशरती और अभी जो आईनी बहरान पैदा हुआ है कि जी। कानून को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए, चाहे वो पीटीआई हो या ये हो, ये सारे बहरान मिलकर एक रेकिंग वॉल के तौर पर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। रोक सकें तो रोक लें, अदरवाइज फिर अवाम रोकने को निकल आएगी। अवाम रोकने को निकल आएगी, बिल्कुल। और अवाम इस वक्त सड़कों पर निकल आई है बहुत हद तक। सना मिर्ज़ा, क्या समझती हैं, कर्ज़ में डूबी कौम, महंगाई से परेशान कौम जिसकी 85 रुकनी काबीना है, वज़ाहिर देख के तो बड़ा अच्छा लगता है कि शायद बहुत सारे मसाइल चंद दिनों में ही हल हो जाएंगे जिस तरह से काबीने की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या मईशत के तौर पर मुल्क इसका मुतामिल हो सकता है? और सना, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उस पर भी कॉमेंट करें कि अब फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि अब परवेज़ इलाही बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। क्या कमेंट करेंगे? मैं थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि आपने 2 सवाल उठाए, इस पे बात कर लूँ। देखिए, जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब के पीटीआई में जम होने की बात है ना, तो शायद मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। उसका एक रीज़न है। ये 4 बंदों की पार्टी है और ऑब्वियसली परवेज़ इलाही साहब को जब से कोर्ट का ये फैसला आया है कि जो चेयरमैनशिप है, जो सदारत है, वो शुजात हुसैन साहब के पास ही रहेगी, जिसको वो बाईपास करके और उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को पता है कि जो फाइनल कॉल है, वो शुजात हुसैन साहब के तरफ से ही रहेगी। तो उनको मालूम है कि जब अदलिया ने इंटरवीन करके ये बता दिया कि पार्टी में जो रूल है वो शुजात साहब करेंगे, तो परवेज़ इलाही साहब को वो ओबे करना पड़ेगा। और अगर वो ओबे नहीं करते हैं तो वो अपनी गिनती के चंद लोग लेके पीटीआई में मर्ज हो सकते हैं और ऑब्वियसली उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उस वक्त उनको बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि मोनिस इलाही साहब ही चला रहे हैं और वो अब अपने बाद मोनिस इलाही साहब का जो पॉलिटिकल करियर है उसको सेव करना चाहते हैं, जो कि अब मुस्लिम लीग काफ में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनके जो शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरवीन किया है और दूसरी बात, उन्होंने अपने वालिद की पोजीशन को बड़ा मजबूत बनाया, तो ऑब्वियसली किसी अल्टरनेट पाथ पे उनको जाना था और उन्होंने पीटीआई का पाथ चुना है। अब आते हैं 85 रुकनी काबीना पे। तो देखिए, बात ये कि इस पे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मज़ाक़ खेज बात की थी कि जी इसमें, पहले तो आपको ये बता दूं कि इस 85 रुकनी काबीना में तकरीबन 38 या 39 लोग जो हैं वो मावुन खुसूसी हैं और जो आखिरी चंद भर्ती किए गए हैं तकरीबन 20 के करीब, उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ कहा है कि ये वो लोग हैं जो कि तनख्वाह नहीं लेंगे। और ये बात दुरुस्त है अनीका की और उनसे पहले इरफान साहब की भी कि जी मराद सारी लेंगे, उनके पास पर्क सारे होंगे, टीएडीए सब होंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो लोग तनख्वाह नहीं ले रहे हैं तो फिर उनको मावुन खुसूसी जो कि वजीर मुमलिकत की कुर्सी के बराबर होता है, वो कुर्सी लेने की क्या जरूरत है? अगर वो मुल्क की खिदमत करने में इतने संजीदा है तो फिर उनको इंडिपेंडेंटली ये काम कर लेना चाहिए। उसके लिए वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ क्यों बन रहे हैं? उसके लिए वो तमाम सहूलियात अवेल क्यों कर रहे हैं? एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि अभी हफ्ता पहले तकरीबन 17 करोड़ या मेरा ख्याल है 27 करोड़ रुपए डिमांड कर चुकी है वजारत खजाना से कि जी हमारा जो बजट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का वो एक्सीड कर गया है, क्योंकि हम अपने बजट में रहते हुए महंगाई की वजह से परेशान है, तो इतने करोड़ रुपए हमें एक्स्ट्रा चाहिए। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फिर आपकी कैबिनेट कैसे कंट्रोल करेगी? आपने पूरी फौज जफर मौज रखी है सिर्फ इसलिए कि मुल्क के मसाइल को हल करे, और अगर उसमें से आधी मुफ्त है तो फिर उस मुफ्त को कहें कि घर बैठ के मुल्क की खिदमत करें, बजाय इसके कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करें। आप उन लोगों को इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स बना दें, आप उन लोगों से इंडिपेंडेंट एनालिसिस लें जैसे आप बाहर की कंपनीज के साथ करते हैं।
لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے ہمارے باقی پینلسٹ کی کہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، دوسرے اتحادی جماعتوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ود دا پیسج آف ٹائم نون لیگ سمجھے گی کہ اس پورے سینیریو میں نون لیگ استعمال ہو گئی ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کپڑے جھاڑ کر ہاتھ جھاڑ کر نکل جائیں گی جب الیکشن ہوں گے، کیونکہ یہ جتنا کچھ غلط فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کندھوں پہ نون لیگ کے پڑیں گے. باقی چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، وہ اپنے اپنے پولیٹیکل کریئرز میں آگے چل بھی رہی ہیں، الیکشن کے لیے تیاری بھی کر رہی ہیں، جوڑ توڑ بھی کر رہی ہیں، لیکن ان تمام غلط فیصلوں کا جو ملبہ ہے وہ سوائے نون لیگ کے اور کسی جماعت کے کندھوں پر نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب اس وقت بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، ایک اپنے ڈیسیجنز کی وجہ سے، ایک مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے جو الگ الگ بلاکس ہیں اور اس میں جو لوگ موجود ہیں ان کے کانفلکٹس کی وجہ سے، پھر مریم صاحبہ کی لندن سے پاکستان لینڈنگ اور پھر سینئر لیڈرشپ کا ان سے تھوڑا وہ سا تو کہہ لیگسی بھی اختیار چکی ہے نا کرنا. ثنا مرزا، یہ حکومت ملٹیپل میری نہیں ہے. چیلنجز ہیں، بالکل ملٹیپل چیلنجز ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ چون چون کے مربے کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ ہر ایک کو خوش کرے. اور میرا خیال ہے یہ انجمن ستائش باہمی ہے ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. جی، اس کے علاوہ 85 رکنی کابینہ کا میری نظر میں کوئی اور مقصد نہیں ہے. کوئی اور مقصد نہیں ہے اس 85 رکنی کابینہ کا. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، سر ثنا کے ہی پوائنٹ کو میں آگے لے کر آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی کہ ملک کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ تو سر والنٹری طور پہ بھی ان کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، پھر معیشت کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے 85 رکنی کابینہ کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، جو کیا ملک اس وقت ان کا متحمل ہو سکتا ہے، تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ نہیں، نو. نہیں، ایبسلیوٹلی. لیکن اس کی یہ وجہ پھر آپ نے پوچھی کہ یہ پھر کیوں انہوں نے رکھے ہوئے، تو میرے سارے پینلسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الٹیمیٹلی کوئی بھی نظام جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا جو نظام مرتب کیا جاتا ہے وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، دیٹ از دی ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف دی پیپل آف دیٹ کنٹری، دی پیپل آف پاکستان. اگر جو میسز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو رہی، اور میں بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ واقعی نہیں ہو رہی، اور یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں میں کر رہا، پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہو رہی، سوائے کچھ چیدہ کاموں کے جو کہ مختلف لوگ کرتے رہے ہیں. تو جب تک یہ نان ڈیلیورنگ سسٹم ہے، نان ڈیلیورنگ کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں امینڈمنٹس لانے کی ضرورت ہے اس طریقے سے کہ یہ ڈیلیور کریں. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو اس سیاست کے خوگر لوگ ہیں، جو اس وقت 70 سال سے اوپر کے ہیں، ان سب کو ایک کھٹی ملائی کی طرح اتار دیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیں، نئی پود کو آنے دیں. ان کو چاہیے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی امینڈمنٹس کریں تاکہ یہ ڈیلیور کرے عوام کو اور وہاں تک کچھ پہنچے، تبھی اس کا کوئی فائدہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ یہ تو ویسے ہی کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے، یا تو میوٹیلیٹ کیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو، اس کی باتیں نہیں مانی جا رہی، یا جو اصل اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی وہ نہ پارٹیوں میں موجود ہے، نہ جب حکومت چلا رہے ہوتے ہیں اس وقت موجود ہوتی ہے. تو جب تک ہمیں یہ نظر نہ آئے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی انٹرسٹڈ ہے عوام کے ویلفیئر میں، عوام کی ویل بینگ میں، اس وقت تک ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ ایسے لوگ آئیں اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس آئیں. ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دوں، جو پرویز الہی صاحب نے جوائن کیا ہے، اگر تو پرویز الہی صاحب نے اپنی مرضی سے جوائن کیا ہے تو یہ کافی بڑی فتح ہے PTI کے لیے. لیکن اگر یہ کسی کے کہنے پہ جوائن کیا ہے تو PTI کو ریویو کرنی چاہیے ڈیسیجن. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اوکے ٹھیک ہے. سو بالکل اس وقت 85 رکنی کابینہ کا کام یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کرے اور ملکی مسائل کا حل نکالے. آج کے تینوں سیگمنٹس پر ہر زاویے سے. جی انیکا، آپ شاید کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہیں. کرنے دیجیے گا. جی درد دل میرے میں بھی بہت ہے، مجھے بھی ایک ایسے PM کی کرسی دیتے ہیں، میں بھی پیسے نہیں لوں گی، گاڑی اپنی استعمال کروں گی، پیٹرول بھی میرا اپنا ہوگا. تو ہم ایسے 86 رکنی کابینہ کا سمجھ سکتے ہیں پرانی کا. کل ہمیں اس میں شو کرنا پڑے گا. تو بہرحال آج کے تینوں سیگمنٹس کو ہر زاویے سے بڑے ہی کمپریہنسو آرا شامل کی گئی. پینلسٹ کا ساتھ حاصل تھا ثنا مرزا صاحبہ، بہت شکریہ ثنا. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب کا ساتھ حاصل تھا اور ساتھ موجود تھی انیقہ نثار صاحبہ. آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.